Good morning everyone. Today we are going to start next part of our chapter Force and Motion. In this chapter we will start with force. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है ए पुश और पुल विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स होता क्या है? फोर्स हमारा होता है पुश या पुल जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज करता है. मतलब अगर हमारा बॉडी रेस्ट में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में ला सकता है, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, या बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है. तो वैसा पुश या पुल जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज करे, मतलब रेस्ट को मोशन और मोशन को रेस्ट में चेंज करे, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग फोर्स बोलते हैं. अब हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिफिनीशन. हमारा फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं फ्रेश यहाँ पे लिख देता हूँ. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, m क्या है? मास है, और a क्या है? एक्सेलरेशन. मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स हमारा क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया है, आप देख सकते हो. एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है न्यूटन. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है डाइन. अब बहुत बार क्वेश्चन में डाइन और न्यूटन के बीच में रिलेशन पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये चीज़ आप याद रखना कि 1 न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन. तो न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट हो गया फोर्स का, और डाइन क्या हो गया? सीजीएस यूनिट हो गया फोर्स का. दोनों के बीच में रिलेशन पूछ दिया, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन. ओके. अब अगर हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? mlt-2. एक बार मैं इसे निकाल के बता देता हूँ फिर से, ठीक है, कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का निकलेगा कैसे. अब हम लोग का फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम. वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया d/t का होल स्क्वायर. अब d क्या है? हमारा डिस्टेंस है. डिस्टेंस को हम लोग किसके टर्म में मेजर करते हैं? हमेशा लेंथ के टर्म में. t क्या है? टाइम है. टाइम को हम लोग किसके टर्म में मेजर करते हैं? t के टर्म में. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया? l/t का स्क्वायर. अब अगर हम लोग आगे चलें तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? m × l/t का स्क्वायर. अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है m का, तो कितना हम लोग ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं. और l का भी हमारा कोई पावर नहीं है, तो कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं. तो हम लोग क्या लिख दिए? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m का पावर 1, l का पावर 1, और t नीचे में 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2. तो m1 l1 t -2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. वही मैंने पीछे आपको बताया है. अब हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में. तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है? किसी भी फोर्स को उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ना. डैट इज हॉरिजेंटल, जिसको कि हम लोग fs से लिखते हैं, और वर्टिकल, जिसको कि हम लोग fb से लिखते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. तो इसको मैं सेपरेट एक बार आपको समझा देता हूँ. तो जैसे कि ये हमारा कोई फोर्स F है जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है हॉरिजेंटल से. तो इसका हम लोग 2 कंपोनेंट निकालेंगे. एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जिसको कि fs से लिखेंगे, और एक कंपोनेंट हम लोग का हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको कि हम लोग किससे लिखेंगे?
जिसको कि हम लोग एफ वी से लिखेंगे। एक मिनट, एफ वी से, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू निकालना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसी भी फोर्स को हॉरिजेंटल या वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। तो एफ एच का वैल्यू क्या होगा, तो आप हमेशा देखना कि जिससे ये थीटा सटा हो, तो अभी किससे सटा है, हॉरिजेंटल से सटा है, तो इसमें कॉस थीटा आता है। तो एफ एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा। जबकि एफ भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा। तो या तो कॉस थीटा आना है या साइन थीटा आना है। अब जिससे थीटा सटा रहे उसमें क्या आएगा, कॉस थीटा, और जिससे थीटा नहीं सटा रहे उसमें क्या आएगा, साइन थीटा। एक बार मैं और इसको एक बार एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये पहला केस है, ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में जो थीटा है वो किसके साथ सटा हुआ है, वो वर्टिकल के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ पे एफ वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि थीटा उसके साथ सटा हुआ है, तो यहाँ पे एफ वी का वैल्यू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। जबकि एफ एच का क्या वैल्यू हो जाएगा, एफ एच का वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब दूसरे केस में देखिए, ये हमारा केस 2, यहाँ पे थीटा किसके साथ सटा हुआ है, हॉरिजेंटल के साथ सटा हुआ है। तो एफ एच का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, इसमें एफ एच का वैल्यू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। जबकि एफ वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ वी का वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जिसके साथ आपका थीटा सटा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, और जिसके साथ हमारा थीटा नहीं सटा हुआ है वो हमारा साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो यही कहलाता है हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स को हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना ही उसका रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट एफ एच का होल स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ एच का होल स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। दूसरा टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो ये हमारा हो गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। फोर्स का क्या इफेक्ट होता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे। तो इसका पहला इफेक्ट हम लोग देखते हैं। तो पहला इफेक्ट है इट मे चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये हमारा फोर्स हमारा बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है, मतलब बॉडी के गति को चेंज कर सकता है। अगर बॉडी हमारा 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है, तो अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ सकता है, 22 किलोमीटर पर आवर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो मतलब बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है, पहला इसका इफेक्ट है। दूसरा है इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी। रिटार्ड मतलब क्या होता है, रिटार्ड मतलब होता है कम करना, कम कर सकता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ ए बॉडी को मतलब स्पीड ऑफ ए बॉडी को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है फोर्स। थोड़ा सोच के देखिए। तीसरा है इट गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी। इंटरनल स्ट्रेस वगैरह के बारे में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है, जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, जब भी किसी बॉडी पे आप एक्सटर्नल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, बाहर से फोर्स लगाते हो, तो इंटरनली उस बॉडी पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। कुछ के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस वगैरह जनरेट होते हैं। तो इसको आपके डिटेल में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अभी आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस इतना जान लो कि फोर्स की वजह से क्या आता है, बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस आता है। चौथा क्या है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है फोर्स। पांचवा क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया था कि स्टेट को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगला है फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अगर हम उस पर फोर्स लगा दें, तो अगर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो उस बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। डिपेंड करता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अगर बॉडी हमारा जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये हमारा बॉडी है, अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएं, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है
और हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिए तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट इफेक्ट हो गए फोर्स का किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे। तो ये तो डिफिनीसन से ही क्लियर था, मैंने उसको बस पॉइंट वाइज लिख दिया। तो आप भी अपने कॉपी में लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और अपने कॉपी में लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, विशेषता क्या है किसी भी फोर्स का। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। हर एक फोर्स का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि आपसे पूछे कि आप पे कितना फोर्स लग रहा है तो आपने बताया 50 न्यूटन, किसी और से पूछे तो उसने बोला 60 न्यूटन, किसी और से पूछे तो 70 न्यूटन। तो इससे आप बता सकते हो ना कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लग रहा है। अगर इन तीनों में मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लग रहा है तो आप बता दो कि सर 70 न्यूटन वाले पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। सबसे कम फोर्स किस पे लग रहा है, 50 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो फोर्स का विशेषता बता रहा है कि नहीं, बता रहा है। क्या बता रहा है कि किस पे कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किस पे कितना कम फोर्स लग रहा है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन एलोंग विच द फोर्स एक्ट। मैग्नीट्यूड जैसे कि ये हमारा फोर्स, ये हमारा कोई बॉडी है, एक मिनट आप रुक जाओ, ये हमारा कोई बॉडी है। अगर हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन ये है तो हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि अगर हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन ये है तो आप लोग बता सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन ये है तो आप लोग बता सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है वो उसका क्या बताता है, विशेषता बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या बताएगा, उसका विशेषता बताएगा, जैसे कि मैग्नीट्यूड उसका बता रहा था। तो दो चीज़ हो गए। तीसरा हमारा है नेचर ऑफ द फोर्स, मतलब पुश या पुल। बॉडी को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। किसी भी अगर मॉल वगैरह में जाओगे तो दरवाज़ा खोलने के लिए और बंद करने के लिए क्या करते हो, पुश एंड पुल। तो वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में आता है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। जहाँ भी फोर्स लगेगा कम से कम 2 ऑब्जेक्ट वहाँ पे होंगे। जैसे कि आप अगर बाइक चला रहे हो किसी भी रोड पे तो वहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लगता है, रोड और बाइक के बीच में, बाइक के टायर के बीच में। ये हमारा टायर हो गया और ये हमारा रोड हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कि आप लोग आज जान लो। वो फोर्स हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। वो हमारा क्या होता है, एफ से लिख देते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। जब आप रोड पे चलते हो तभी भी क्या लगता है, आपके पैर और रोड के बीच में क्या लगता है, ग्राउंड के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, टायर और रोड है। तो जब 2 ऑब्जेक्ट होगा तभी आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दूसरा हम लोग आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जैसे कि ये हमारा बॉडी है तो इसके किस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। जैसे कि आपका वेट कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे कि आपका फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है। तो वैसा पॉइंट जहाँ पे कि आपका फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगला हम लोग का क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि ये हमारा फोर्स है और इसको अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिए तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया LOA लाइन ऑफ एक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिए तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया LOA लाइन ऑफ एक्शन। अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया LOA लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है इन्फिनिटी लेंथ का जिस पे कि आप लोग का फोर्स एक्ट करता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, स्ट्रेट लाइन ऑफ इन्फिनिटी लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ विच द फोर्स इज एक्टिंग। अगला क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स को दिखाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बस 50 न्यूटन किसी बॉडी पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 50 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है। हो सकता है नॉर्थ में उस पर क्या लग रहा हो, ज़्यादा फोर्स लग रहा हो। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए फोर्स को दिखाने के लिए, इसीलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं रोक देता हूँ अपने लेक्चर को। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, आशा करते हैं अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास और वेट। तो मास और वेट के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया हूँ।
कि मास और वेट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ होते हैं। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, कितना ज़्यादा मैटर है आपके बॉडी में, किसी भी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस में जी क्या है, ग्राम, तो ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मास के बारे में। जबकि वेट क्या होता है, वेट हमारा होता है फोर्स। द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वेट। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। जबकि इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मैंने बता चुका हूँ, अभी आज ही बताया हूँ, डाइन। और मैंने एक रिलेशन भी बताया था, 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये याद रखना, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। आगे हम लोग बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया को देसी भाषा में समझो। अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा रेस्ट में ही रहे, और अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है तो वो चाहेगा हम लोग मोशन में ही रहें। तो यही जो प्रॉपर्टी जिससे कि बॉडी जिस स्टेट में है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहे, वही प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, तो वीवीआई चीज़ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एज ए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं तो हमारा शरीर जो है वो किस में रहता है, वो हमारा रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहता है कि नहीं। और हमारा ट्रेन किस में रहता है, मोशन में रहता है। हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा चाहता है रेस्ट में ही रहना, जबकि जैसे ही ट्रेन हमारा रुकता है तो हमारा पैर क्या होता है, पैर हमारा मोशन में आ जाता है कि नहीं। तो हम लोग को क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पे लगता है। तो हमारा क्या होता है, आगे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं। तो वो हमारा क्या, किसके वजह से होता है, वो हमारा होता है इनर्शिया के वजह से। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। जिस आदमी का जितना ज़्यादा मास उस पर उतना ज़्यादा इनर्शिया का इफेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर किसी बॉडी का मास बढ़ता है तो उसका इनर्शिया का स्टेट बढ़ता है, अगर किसी बॉडी का मास घटता है तो उसका इनर्शिया का स्टेट घटता है। तो ये चीज़ याद रखना। अब 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। पहला हमारा होता है इनर्शिया इन मोशन। अगर कोई बॉडी, इनर्शिया इन मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहे तो वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा है इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा इनर्शिया एट रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहे तो वो है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और तीसरा इनर्शिया इन डायरेक्शन, ए बॉडी टू चेंज बाई इट सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहे तो वो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तो आसान चीज़ है। तो ये हो गया हम लोग को इनर्शिया के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमारा क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम हमारा होता है, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका क्या हो जाता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमारा मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अब कभी कभार आपके एग्जाम में ग्राफ पूछ देता है, तो देखो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर मास कांस्टेंट हो गया तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, तो हमारा कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा है P इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर V कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो फिर भी हमारा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर हमारा P कांस्टेंट हो गया, मतलब मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, P बाई V। तो मास हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। तो एक बार ध्यान आप लोग इसका रख सकते हो। अगला है हम लोग का इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम
आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। वैसा फोर्स जो कि किसी छोटे समय के लिए, छोटे टाइम के लिए, छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स हमारा होता है फोर्स इनटू टाइम, एफ इनटू टी। ठीक है, चूंकि फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो हमारा इम्पल्स भी क्या हो जाएगा? इम्पल्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, अब फोर्स हमारा वेक्टर, तो इम्पल्स भी हमारा वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो वैसा फोर्स जो कि स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई एरो से दिखा देंगे क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू टाइम। ऐसा यूनिट अगर कोई पूछे तो न्यूटन इंटू सेकेंड, दैट इज न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा पूरा है इम्पल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो लॉ। तो ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछेगा कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोज लॉ। ये क्या कहता है? तो इसको मैं बता देता हूँ हिंदी में, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो चाहेगा रेस्ट में ही रहना, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो तुम अगर बैठे हुए हो तो तुम बैठे ही रहोगे, अगर तुम खड़े हो तो तुम खड़े ही रहोगे, जब तक कि मैं तुम्हारा टीचर ये ना कह दूँ कि तुम खड़े हो या तुम बैठ जाओ। यही क्या है? तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और तुम्हारा स्टेट क्या हो गया? तुम्हारा स्टेट हो गया तुम्हारा इनर्शिया। तो जब तक कि मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक तुम खड़े या बैठे नहीं रह पाओगे। तो यही हमारा कहता है फर्स्ट लॉ। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज तो लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं इसको एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ का क्या नाम है? फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हम लोग को आशा करता हूँ कि ये क्लियर होगा। अगला चीज़, एक मिनट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डिफिनीशन कौन देता है? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि फोर्स का डिफिनीशन कौन देता है? न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, या न्यूटन का तीसरा लॉ? तो न्यूटन का पहला लॉ ही क्या देता है? फोर्स का डिफिनीशन। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। एक बार आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला चीज़। अगला हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले हमारा फाइनल वेलोसिटी था, फिर हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी हो गया और डिवाइडेड बाई टी हो गया। अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? m इंटू वी माइनस यू बाई टी, और वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो तुम तो यहीं आ जाओ डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने ये सब बताया है, तुम लोग देख लेना। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इज इक्वल टू फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। इसका मैग्नीट्यूड कौन देता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये क्या बोलता है कि फोर्स हमारा चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार इसको तुम लोग पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। पहला, फोर्स का डिफिनीशन कौन बोला? फोर्स का डिफिनीशन कौन दिया? अभी तुरंत मैंने बताया था
तो फोर्स का डिफिनीशन दिया फर्स्ट लॉ। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन बताया? फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन बताया, या फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया? तो ये हम लोग का दिया सेकेंड लॉ। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब तीसरा लॉ तो तुम लोग बचपन से जानते हो, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मगर मतलब कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। अगर मैंने आपके गाल पे थप्पड़ मारा तो आपका गाल भी कुछ ना कुछ फोर्स मेरे हाथ पे लगाएगा, हथेली पे लगाएगा। तो फोर्स अब मैंने आप पे लगाया, मैंने आपको थप्पड़ मारा, लेकिन चोट मेरे हाथ पे भी आएगी। तो वही क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये समझ लो, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराने के पहले, इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब टोटल लीनियर m1 है, ये हमारा u1 से चल रहा है, और ये हमारा बॉडी m2 है, और ये u2 से चल रहा है। बिफोर कोलिजन का ये सीन है, ठीक है। अलग अलग है दोनों। कोलिजन के टाइम में दोनों एक दूसरे से टकरा गया, और कोलिजन के बाद में वो क्या हो गया, अलग अलग फिर से चलने लगे, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया। अब v1 और v2 हो गया। तो बोल रहा है बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा रिक्वाइल ऑफ गन। इसका मतलब क्या बोलता है? रिक्वाइल ऑफ गन होता क्या है? तो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन द अपोजिट रिएक्शन ऑफ ए बुलेट इज नोन एज रिक्वाइल ऑफ गन। ऐसा नहीं है कि तुम अगर बंदूक से गोली चला रहे हो तो बस गोली ही जा रही है। गोली क्या करती है? कुछ ना कुछ फोर्स उस बंदूक पे लगाती है, और उसी को क्या बोलते हैं? रिक्वाइल ऑफ गन। तो यहाँ पे मैंने गन और बुलेट बनाने की कोशिश की है। गन का मास मान लो m2, गन का इनिशियल वेलोसिटी u2 बराबर 0 और v2 बराबर हम लोग को निकालना है। बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 और v1 हम लोग को निकालना है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने हर एक चीज़ लिख दिया है, आप लोग कॉपी में एक बार इसको लिख लेना, मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या लगा हम लोग का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वाला। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2, और यहाँ से हम लोग v2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब कुछ फॉर्मूला देख लो जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, मैंने अभी इन सबको डिस्कस किया। सबसे पहले वेट। वेट हमारा क्या होता है? टाइप ऑफ ए फोर्स। तो m इंटू जी होता है, m इंटू जी, पहले लेक्चर में ही बताया था। और फोर्स हमारा क्या होता है? m इंटू ए। तो ये चीज़ पहला फार्मूला। दूसरा मैंने बताया किसके फार्मूला? लीनियर मोमेंटम के बारे में। p इज इक्वल टू एम भी, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम। और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ये तो चीज़ याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये वाला। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 v2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है, मैं अभी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पार्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फोर्स का डिफिनीशन कहाँ से आया? तो फर्स्ट लॉ से आया। फोर्स का मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला कहाँ से आया? तो सेकेंड लॉ से आया। तो इतने चीज़ों को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। आप क्या करो, इसका नोट्स बनाओ और फिर से दोबारा इस लेक्चर को देखो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच।